एक ऐसा हिस्सा है जो हर किसी के लिए बेहद अहम है। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त पैसा हो ताकि हम बिना टेंशन के अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन सच ये है कि बहुत सारे लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। मनोज अरोड़ा का कहना है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादा पैसे कमाने से नहीं, बल्कि अपने मनी माइंडसेट को बदलने से आती है। यानी ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि इस बात पर कि आप उस पैसे को कैसे देखते और कैसे मैनेज करते हैं। जरा सोचिए, जब हम पैसा खर्च करते हैं तो हमें तुरंत खुशी मिलती है, लेकिन जब हम पैसा बचाते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ खो दिया। यही हमारी सोच की सबसे बड़ी गलती है। अरोड़ा कहते हैं कि हमें हर एक बचाए हुए पैसे को सिर्फ एक नोट या कॉइन नहीं, बल्कि एक सोल्जर की तरह देखना चाहिए। ये छोटे छोटे सोल्जर मिलकर हमारे लिए फ्यूचर में लड़ाई लड़ेंगे। जब आप 10 रुपए बचाते हो तो समझो आपने अपने लिए एक छोटा सा सिपाही भर्ती कर लिया है। ये सोल्जर चुपचाप काम करते रहेंगे और समय आने पर आपके लिए इनकम जनरेट करेंगे। यही सोच फाइनेंशियल फ्रीडम की असली कुंजी है। हमारे समाज में अक्सर ये सिखाया जाता है कि ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा कमाओ और ज्यादा खर्च करो। लेकिन इस दौर में हम ये भूल जाते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि सही तरीके से बचाने और इन्वेस्ट करने से बढ़ता है। मान लीजिए आपके पास महीने के अंत में 2000 रुपए बच जाते हैं। अगर आप इन्हें बस बैंक अकाउंट में छोड़ देंगे तो ये ज्यादा काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इन 2000 रुपए को सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर फ्यूचर में आपको लाखों रुपए दे सकते हैं। सोचिए, अगर हर महीने आप 2000 रुपए बचाते और इन्वेस्ट करते हो तो साल के अंत तक आपके पास 24,000 रुपए हो जाएंगे। अब अगर इस पर कंपाउंडिंग का जादू काम करने लगे तो कुछ सालों में ये रकम इतनी बड़ी हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। यही है पैसा बचाने को सोल्जर मानने का असली मतलब। आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे, बल्कि अपनी फाइनेंशियल आर्मी बना रहे हो। आज के समय में लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि सैलरी कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, लेकिन असली चैलेंज सैलरी को बढ़ाना नहीं, एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। एक इंसान जिसकी मंथली सैलरी 25,000 है और जो 5,000 रुपए सेव करता है, वो उस इंसान से ज्यादा स्मार्ट है जिसकी सैलरी 1 लाख है लेकिन वह 1 रुपया भी सेव नहीं कर पाता। आखिर में विनर वही होता है जिसने अपने सोल्जर ज्यादा मजबूत बनाए। मनी माइंडसेट बदलने का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को बदलना। अगर आप हर बार शॉपिंग करते वक्त सोचेंगे कि ये पैसा खर्च करने से मुझे टेम्पररी हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन अगर मैंने इसे सेव किया तो ये फ्यूचर में मुझे परमानेंट कंफर्ट देगा, तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा सोच समझकर डिसीजंस लेने लगोगे। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके पास पैसे की कमी नहीं, बल्कि अबंडेंस महसूस होने लगेगी। अरोड़ा का कहना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है अपने पैसे को रिस्पेक्ट देना। जब आप हर एक रुपए की वैल्यू समझते हो, तभी आप उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हो। कई बार लोग कहते हैं, अरे 50 रुपए ही तो है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यही छोटी छोटी अमाउंट्स मिलकर बड़े बदलाव लाती है। मान लो आप रोज सिर्फ 50 रुपए बचाते हो, साल के अंत तक ये 18,250 रुपए बन जाएंगे। और अगर ये पैसे इन्वेस्ट कर दिए जाए तो ये आपके लिए ऐसे सोल्जर्स बन जाएंगे जो लाइफ टाइम काम करेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करना। आजकल लोग चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत मिले, चाहे वो नया मोबाइल हो, ब्रांडेड क्लोथ्स हो या एक्सपेंसिव वेकेशंस। लेकिन हर बार इस चाहत को पूरा करने के लिए जब आप क्रेडिट कार्ड या लोन का सहारा लेते हो तो आप फ्यूचर के सोल्जर्स को मार रहे हो। कर्ज आपकी फाइनेंशियल आर्मी को कमजोर करता है। इसके उलट अगर आप पेशेंस रखते हो और बचाए हुए पैसे से फ्यूचर में वही चीज लेते हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग आर्मी खड़ी करते हो जो हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। मनी माइंडसेट का दूसरा पहलू है पैसिव इनकम के बारे में सोचना। अगर आप सिर्फ एक्टिव इनकम जैसे सैलरी या बिजनेस इनकम पर डिपेंड रहते हो तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का कोई पक्का रास्ता नहीं है। लेकिन जब आपके सोल्जर्स आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, यानी आपके इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट, डिविडेंड्स या रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाती है, तब आप सच में फ्री महसूस करने लगते हो। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब पैसा आपके लिए काम करने लगता है, न कि आप पैसे के लिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप हर बचत को एक सोल्जर की तरह देखना शुरू कर दो। ये सोच आपको न सिर्फ पैसा बचाने के लिए इंस्पायर करेगी, बल्कि सही इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए भी मोटिवेट करेगी। सोच बदलना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी अवेयरनेस चाहिए। अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाइए और देखिए कि कितनी ऐसी चीजें हैं जिन पर खर्च करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर उस पैसे को सेव करके इन्वेस्ट कीजिए। शुरू में छोटी अमाउंट्स होंगी, लेकिन धीरे धीरे ये अमाउंट्स इतनी बड़ी हो जाएंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अरोड़ा का कहना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपए हो, बल्कि ये है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आपकी जरूरतें बिना स्ट्रेस के पूरी हो जाए और आपको किसी जॉब या दूसरों पर डिपेंड न रहना पड़े। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने पैसे को सोल्जर्स की तरह डिप्लॉय करना शुरू कर दो। इस माइंडसेट को अपनाने के बाद आप देखोगे कि पैसा सिर्फ नोट्स और कॉइन्स नहीं, बल्कि आपके लिए काम करने वाले सच्चे साथी है। आप खर्च करते वक्त सावधान हो जाओगे, बचाते वक्त खुश महसूस करोगे और इन्वेस्ट करते वक्त उत्साहित रहोगे। धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल आर्मी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वह आपको किसी भी मुश्किल समय में सपोर्ट करेगी। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है, मन की शांति और जीवन में सुरक्षा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसको थोड़ा और विस्तार से समझाऊं और उदाहरणों के साथ कहानी के रूप में लिख दूं ताकि ये और भी एंगेजिंग लगे? हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी आराम से गुजरे और उसके पास इतना पैसा हो कि न केवल जरूरतें पूरी हों, बल्कि कुछ ड्रीम्स भी पूरे किए जा सके। लेकिन अक्सर होता यह है कि महीने की सैलरी आते ही कुछ दिनों में खर्च हो जाती है और फिर बाकी महीने चिंता और टेंशन में गुजरता है। असली कारण यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने पैसे को बिना प्लान के खर्च करते हैं। इसीलिए मनोज अरोड़ा अपनी किताब में कहते हैं कि अगर आप सच में फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड मंथली बजट बनाना होगा। और इसके लिए सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है 50-30-20 मॉडल।
ये मॉडल न सिर्फ आपको डिसिप्लिन देगा बल्कि आपको पैसे का मजा लेने और साथ ही साथ फ्यूचर सिक्योर करने का रास्ता भी दिखाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर ये 50-30-20 मॉडल होता क्या है। इसका मतलब है कि आप अपनी इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड करो। पहला हिस्सा 50%, दूसरा हिस्सा 30% और तीसरा हिस्सा 20%। हर हिस्सा अपनी जगह पर बेहद जरूरी है और अगर आप इस फॉर्मूला को लगातार फॉलो करते हो तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ भी महसूस करोगे। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है। अब इस मॉडल के हिसाब से 25,000 रुपए यानी 50% सिर्फ आपके नीड्स पर जाएंगे। नीड्स यानी जरूरी खर्चे जैसे घर का रेंट, बिजली पानी का बिल, ग्रोसरीज, बच्चों की स्कूल फीस, ट्रैवल एक्सपेंसेस और वो सभी चीजें जिनके बिना आप बेसिक लाइफ नहीं जी सकते। ये हिस्सा सबसे पहले और सबसे जरूरी है क्योंकि ये आपकी बेसिक सर्वाइवल की गारंटी देता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि नीड्स और वांट्स में फर्क करना सीखना होगा। अगर आप ब्रांडेड कपड़ों को जरूरी समझोगे या हर हफ्ते बाहर खाना नीड्स मान लोगे तो आपका बजट फेल हो जाएगा। नीड्स वो चीजें हैं जिनके बिना जीना मुश्किल है, न कि वो चीजें जो सिर्फ खुशी देती हैं। अब आता है दूसरा हिस्सा यानी 30%। ये हिस्सा आपके वांट्स के लिए है। वांट्स का मतलब वो खर्चे जो आपकी जिंदगी को और मजेदार बनाते हैं लेकिन उनके बिना आप जी सकते हो, जैसे मूवीज देखना, बाहर खाना, शॉपिंग करना, ट्रैवल करना या हॉबीज पर खर्च करना। कई बार लोग सोचते हैं कि पैसा बचाने का मतलब है कि आपको बिल्कुल मजा नहीं लेना चाहिए, लेकिन अरोड़ा का कहना है कि लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी है जितना फ्यूचर सिक्योर करना। अगर आप सिर्फ सेव करते रहोगे और आज की जिंदगी का मजा नहीं लोगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो और शायद सेविंग और इन्वेस्टिंग भी बीच में छोड़ दो। इसलिए 30% वाला हिस्सा आपको बैलेंस सिखाता है, रिस्पॉन्सिबल तरीके से एंजॉयमेंट करना। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग और पावरफुल हिस्सा 20% वाला। ये 20% आपके फ्यूचर का सबसे बड़ा हथियार है। ये हिस्सा आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए है। यहीं से असली फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू होती है। अगर आप हर महीने अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट करते हो तो धीरे धीरे कंपाउंडिंग का जादू आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देगा। यही वो सोल्जर्स हैं जिनके बारे में अरोड़ा बार बार बात करते हैं। ये 20% आपके लिए पैसिव इनकम क्रिएट करेंगे ताकि एक दिन आप काम करना बंद भी कर दो तो भी पैसा आपके लिए काम करता रहे। सोचिए, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो हर महीने आप 10,000 रुपए बचाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। साल में ये 1,20,000 रुपए हो जाएंगे। अब अगर इस पर औसतन 12% का रिटर्न मिलता है तो 10 से 15 साल बाद ये रकम लाखों में बदल जाएगी और यही कंपाउंडिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने इसी तरह से अपनी फाइनेंशियल आर्मी खड़ी की है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इस मॉडल को प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करें। सबसे पहले तो एक डिटेल्ड बजट बनाइए। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस लिखिए। देखिए कि कहां ज्यादा खर्च हो रहा है और कहां कटौती की जा सकती है। अगर आपकी नीड्स 50% से ज्यादा ले रही है तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे उन्हें कम करें। हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि कैसे कम पैसों में भी नीड्स पूरी हो सकती है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारी सैलरी इतनी कम है कि 20% बचाना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि थोड़ी स्मार्टनेस से हर कोई कुछ न कुछ बचा सकता है। मान लीजिए आप हर रोज 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करते हो चाय, स्नैक्स या अननेसेसरी शॉपिंग पर। अगर आप ये खर्च कम कर दो तो महीने में 3,000 रुपए बच सकते हैं और यही 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने पर फ्यूचर में बहुत बड़ी रकम बन सकते हैं। एक और चीज जो इस मॉडल को सक्सेसफुल बनाती है वह है डिसिप्लिन। कई लोग शुरुआत में जोश के साथ बजट बनाते हैं लेकिन 2 से 3 महीने बाद छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप सच में ग्रोथ चाहते हो तो आपको लगातार फॉलो करना होगा। बजट बनाना एक बार का काम नहीं बल्कि एक हैबिट है। जैसे आप रोज खाना खाते हो वैसे ही बजट को रोजाना या हर हफ्ते चेक करना चाहिए। अरोड़ा ये भी कहते हैं कि बजट सिर्फ पैसे का हिसाब रखने के लिए नहीं होता बल्कि यह आपके गोल्स को अचीव करने का सबसे बड़ा टूल है। जब आप अपने बजट में 20% सेविंग्स डालते हो तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है। आप जानते हो कि आपका फ्यूचर सेफ है और आप बेफिक्र होकर अपनी वांट्स पर खर्च कर सकते हो। यही बैलेंस आपको जिंदगी का मजा लेने और फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर रहने का मौका देता है। इस मॉडल का एक हिडन बेनिफिट यह भी है कि यह आपको जरूरत और चाहत में फर्क करना सिखाता है। जब आप हर महीने कॉन्शियसली देखते हो कि 50% नीड्स में जा रहे हैं और 30% वांट्स में, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगता है कि कौन सा खर्च वाकई जरूरी है और कौन सा सिर्फ टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए है। यही समझ धीरे धीरे आपकी मनी हैबिट्स को इंप्रूव करती है। और याद रखिए, ये मॉडल रिजिड नहीं है। अगर आपकी इनकम कम है तो आप 50-30-20 को 7-25-15 या 70-20-10 में भी बदल सकते हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो, बल्कि ये है कि आप हर महीने सिस्टमैटिकली कुछ ना कुछ सेव और इन्वेस्ट करें। यही स्मॉल स्टेप्स एक दिन बड़े रिजल्ट्स देंगे। अब सोचिए, अगर आप ये मॉडल आज से ही फॉलो करना शुरू करते हो तो अगले 10 साल में आप कितनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन पर होंगे। जहां बाकी लोग अपने फ्यूचर के लिए टेंशन लेंगे, वहीं आप रिलैक्स्ड होकर एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि आपके पास पैसिव इनकम होगी। आप न सिर्फ अपनी नीड्स पूरी कर पाओगे बल्कि वांट्स भी आराम से फुलफिल कर सकोगे। आखिरकार बजटिंग का मतलब खुद को बांधना नहीं बल्कि खुद को फ्री करना है। जब आपके पास एक क्लियर बजट होता है तो आप जानते हो कि कहां खर्च करना है और कहां बचाना है। इससे आपके माइंड को शांति मिलती है और आप गिल्ट फ्री एंजॉयमेंट कर पाते हो। याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी है लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यही 50-30-20 मॉडल आपको सिखाता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो न केवल आपके प्रेजेंट को खुशहाल बनाता है बल्कि आपके फ्यूचर को भी सिक्योर करता है। जब आप इसे लगातार फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और सबसे बढ़कर फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी। क्या आप चाहोगे कि मैं इस कॉन्सेप्ट को एक रिलेटेबल कहानी के रूप में भी लिख दूं ताकि इसे पढ़ना और भी मजेदार लगे?
कभी आपने सोचा है कि छोटा सा बीज जब धरती में बोया जाता है तो सालों बाद वो एक विशाल पेड़ में बदल जाता है? यही जादू होता है पेशेंस और समय का। पैसों की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही जादू काम करता है जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये एक ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो आपकी छोटी सी सेविंग को सालों में इतना बड़ा बना देता है कि आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे। मनोज अरोड़ा अपनी किताब में इस बात पर जोर देते हैं कि कंपाउंडिंग का असली फायदा उन्हीं को मिलता है जो जल्दी शुरू करते हैं और लगातार अपने पैसे को ग्रो होने का मौका देते हैं। मान लीजिए आप सिर्फ 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो। सुनने में ये अमाउंट बहुत छोटा लगता है, हमें लगता है कि 500 रुपए से भला क्या होगा, लेकिन कंपाउंडिंग का जादू ये साबित कर देता है कि छोटी सी रकम भी समय के साथ लाखों में बदल सकती है। यही रीजन है कि इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया की सबसे पावरफुल ताकत है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि आपने 25 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। अगर आप इसे अगले 30 साल तक करते हो और औसतन 12% एनुअल रिटर्न मिलता है, तो जब आप 55 साल के होगे आपकी ये छोटी सी सेविंग लगभग 17 लाख रुपए से ज्यादा की हो जाएगी। अब सोचिए, 500 रुपए जो आज के समय में एक फैमिली डिनर से भी कम है, वो आपके फ्यूचर में लाखों का खजाना बन सकता है। यही कंपाउंडिंग का कमाल है। कंपाउंडिंग काम कैसे करता है, इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिलता है। फिर अगले साल ये इंटरेस्ट आपके एक्चुअल पैसे में जुड़ जाता है और अगले साल आप इंटरेस्ट सिर्फ अपने इनिशियल पैसे पर नहीं बल्कि पूरे अमाउंट पर पाते हो। इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। यही इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट समय के साथ स्नोबॉल की तरह बढ़ता चला जाता है और आपकी छोटी सी रकम को बड़ी माउंटेन बना देता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और मोहित। राहुल ने 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया और हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करने लगा। उसने सिर्फ 10 साल यानी 35 साल की उम्र तक इन्वेस्ट किया और फिर रुक गया। दूसरी तरफ मोहित ने 35 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया और 55 साल तक यानी पूरे 20 साल 1000 रुपए इन्वेस्ट करता रहा। अब आप सोचोगे कि मोहित ने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए तो उसके पास ज्यादा होगा, लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक राहुल के साथ था। 55 साल की उम्र तक राहुल के पास मोहित से ज्यादा पैसा होगा, जबकि उसने मोहित से कम पैसा इन्वेस्ट किया था। कारण सिर्फ एक, राहुल ने जल्दी शुरू किया। इससे यह बात साफ हो जाती है कि कंपाउंडिंग में सबसे बड़ी ताकत टाइम। जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट। यानी सही समय पर इन्वेस्ट करने से ज्यादा जरूरी है कि आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते रहो। अब सवाल यह आता है कि हम में से ज्यादातर लोग देर से क्यों शुरू करते हैं। इसका कारण सिंपल है, हम सोचते रहते हैं कि अभी इनकम कम है, अभी जिम्मेदारियां ज्यादा है, अभी पैसे बचाने का वक्त नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना आप डिले करोगे उतना बड़ा नुकसान होगा। मान लीजिए आप 25 साल की बजाय 35 साल की उम्र से 500 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, तो आपको 55 साल की उम्र तक सिर्फ आधा फायदा मिलेगा। यही है कंपाउंडिंग का आयरन रूल, डिले मीन्स लॉस। आप चाहो तो 500 रुपए से शुरू करो, 1000 रुपए से शुरू करो या उससे ज्यादा, लेकिन शुरू जरूर करो। कंपाउंडिंग का एक और खास पहलू है कंसिस्टेंसी। अगर आप कभी कभी इन्वेस्ट करते हो और बीच बीच में रुक जाते हो तो इसका फायदा पूरा नहीं मिलेगा। जैसे एक बीज को लगातार पानी चाहिए होता है, वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी लगातार इनपुट चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को और मजेदार बनाने के लिए इसे एक कहानी की तरह सोचो। मान लो आपने 500 रुपए का एक छोटा सा सोल्जर हर महीने फ्यूचर के लिए भेजना शुरू किया। शुरू में ये सोल्जर्स कम होते हैं और आपको लगता है कि इनसे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साल दर साल ये सोल्जर्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं। हर सोल्जर अपने साथ नए सोल्जर्स लाता है। 20 से 30 साल बाद आपके पास लाखों की एक आर्मी खड़ी हो जाती है जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की रक्षा करती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। अगर आप 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो और 30 साल तक करते हो तो आपने एक्चुअल में सिर्फ 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण आपके पास लगभग 17 लाख रुपए होंगे। यानी आपकी ओरिजिनल रकम लगभग 9 से 10 गुना हो जाएगी। अब अगर आप 2000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करो तो वही रकम 30 साल बाद 60 से 70 लाख तक पहुंच सकती है। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। कंपाउंडिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है कि पैसे को समय से पहले निकालना नहीं चाहिए। कई बार लोग कुछ साल बाद इन्वेस्ट की हुई रकम निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रॉफिट काफी हो गया, लेकिन ऐसा करके वे कंपाउंडिंग का जादू बीच में ही रोक देते हैं। अगर आप सच में बड़ा फायदा चाहते हो तो पैसे को लंबे समय तक इन्वेस्ट रहने दो। यह भी समझना जरूरी है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे पर नहीं बल्कि हैबिट्स पर भी काम करता है। अगर आपने डिसिप्लिन और पेशेंस की हैबिट डेवलप कर ली तो आपका पैसा खुद ब खुद मल्टीप्लाई होगा। कंपाउंडिंग का मतलब है छोटे छोटे कदम लगातार उठाना, चाहे वो सेविंग की हैबिट हो या अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करने की। आजकल लोग चाहते हैं क्विक रिजल्ट्स, लेकिन कंपाउंडिंग हमें सिखाता है कि पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। शुरुआत में जब आप 500 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 10 साल बाद आप देखोगे कि आपकी रकम डबल हो गई है और 20 से 25 साल बाद वही रकम कई गुना बढ़ गई है। यही है कंपाउंडिंग का साइलेंट मैजिक। धीरे धीरे काम करता है, लेकिन जब दिखता है तो रिजल्ट अविश्वसनीय होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट भी कंपाउंडिंग की ताकत से ही अमीर बने हैं। बफेट ने खुद कहा है कि उन्होंने जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू किया और कभी बीच में रुके नहीं। इसी वजह से वे आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में गिने जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए सिक्योर फ्यूचर चाहते हो तो कंपाउंडिंग उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। सोचिए अगर आप बच्चे के जन्म से ही 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो और 20 साल तक करते हो, तो जब वह 20 साल का होगा उसके पास लाखों की सेविंग होगी। वह पैसे को पढ़ाई, करियर या बिजनेस में यूज कर सकता है।
ये पावर है कंपाउंडिंग की। अब आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि 500 रुपए बहुत कम है। असली फर्क कंसिस्टेंसी और टाइम से आता है। अरोड़ा कहते हैं, डोंट वेट टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट एंड देन वेट। यानी परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, अभी से शुरू करो और फिर पेशेंटली इंतजार करो। अंत में कंपाउंडिंग हमें यह सिखाता है कि छोटी छोटी सेविंग्स को कभी कम मत समझो। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही 500 रुपए से 500 रुपए करके आप अपने लिए एक फाइनेंशियल ओशन बना सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको जल्दी शुरुआत करनी होगी और लगातार बने रहना होगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसको और एंगेजिंग बनाने के लिए एक्चुअल नंबर्स के साथ एक कंपैरिजन चार्ट भी बनाऊं, ताकि आपको एग्जैक्ट डिफरेंस दिखे कि जल्दी शुरू करने और देर से शुरू करने में कितना बड़ा गैप बन जाता है। जिंदगी में हर इंसान की एक कॉमन इच्छा होती है कि उसकी इनकम बढ़े और वह आरामदायक जीवन जी सके। जब सैलरी बढ़ती है तो हमें लगता है कि अब हमारे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन मनोज अरोड़ा बताते हैं कि अक्सर होता इसका उल्टा है। सैलरी बढ़ने के बावजूद भी बहुत से लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते। कारण है लाइफस्टाइल क्रीप। ये एक ऐसा जाल है जिसमें सैलरी बढ़ने के साथ साथ हमारे खर्च भी बढ़ जाते हैं और हम उतने ही परेशान रहते हैं जितने पहले थे। यानी पैसा बढ़ता है पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स वहीं के वहीं रह जाते हैं। लाइफस्टाइल क्रीप को सिंपल शब्दों में समझे तो ये हमारी हैबिट है ज्यादा कमाने के बाद ज्यादा खर्च करने की। जैसे ही प्रमोशन मिलता है या इनकम बढ़ती है, हम सोचते हैं कि अब हमें बड़ा घर चाहिए, नई कार चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए या हर हफ्ते बाहर खाना चाहिए। शुरू में ये सब खुशियां देता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक्सपेंसेस आपकी इनकम को खा जाते हैं और आपके पास सेव करने के लिए कुछ नहीं बचता। यही कारण है कि कई लोग लाखों की सैलरी कमाने के बावजूद भी लोन और क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स में डूबे रहते हैं। सोचिए, जब आपकी सैलरी 25,000 थी तो आप 15,000 में कंफर्टेबली मैनेज कर रहे थे। अब सैलरी बढ़कर 50,000 हो गई और आपको लगा कि अब तो सेविंग्स आसानी से हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ी, आपने नया फोन खरीद लिया, ईएमआई पर नई कार ले ली, वीकेंड पर बाहर खाना शुरू कर दिया और ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने लगे। नतीजा ये कि 50,000 सैलरी होने के बावजूद आप फिर से महीने के अंत में जीरो बैलेंस पर पहुंच गए। यही लाइफस्टाइल क्रीप है, एक अदृश्य जाल जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक देता है। अरोड़ा कहते हैं कि अगर आप इस जाल से बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। सैलरी बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हर बार आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाए। सैलरी का बढ़ना आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी सैलरी 30,000 से बढ़कर 40,000 हो गई। अगर आप एक्स्ट्रा 10,000 का पूरा पैसा खर्च करने की बजाय उसमें से 7,000 सेविंग और इन्वेस्टिंग में डाल दो और सिर्फ 3,000 अपने लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल करो, तो सालों बाद आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हो जाओगे। लेकिन अगर पूरा 10,000 खर्च कर दोगे तो फिर से वही स्थिति होगी कि इनकम बढ़ी लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आई। लाइफस्टाइल क्रीप से बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका है बजट बनाना और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अगर आप पहले से 50-30-20 मॉडल फॉलो कर रहे हो तो सैलरी बढ़ने के बाद भी उसी रेशियो में अपने पैसे को डिवाइड करते रहो। इससे आपकी सेविंग्स प्रोपोर्शनली बढ़ेंगी और लाइफस्टाइल पर खर्च भी कंट्रोल रहेगा। लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि सैलरी बढ़ते ही अपनी वांट्स को नीड्स में बदल देते हैं। जैसे पहले सिंपल फोन काफी था, लेकिन अब लगता है कि आईफोन जरूरी है। पहले लोकल रेस्टोरेंट में खाना ठीक लगता था, लेकिन अब 5 स्टार डाइनिंग ही सही लगता है। यही सोच हमें फाइनेंशियल ट्रैप में डाल देती है। याद रखिए, नीड्स और वांट्स अलग अलग चीजें हैं। सैलरी बढ़ने पर जरूरतें रैली बढ़ती है, लेकिन वांट्स तेजी से बढ़ जाती है और हमें लगने लगता है कि वे भी नीड्स है। अरोड़ा ये भी कहते हैं कि लाइफस्टाइल क्रीप सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि फ्यूचर की सिक्योरिटी को खतरे में डालना है। क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा इनकम को इन्वेस्ट नहीं करते तो आप कंपाउंडिंग का जादू खो देते हो। सोचिए, अगर सैलरी बढ़ने पर हर साल सिर्फ 20% एक्स्ट्रा इनकम इन्वेस्ट कर दो तो 20 से 25 साल बाद ये रकम करोड़ों में बदल सकती है। लेकिन अगर आपने वह पैसा लाइफस्टाइल पर खर्च कर दिया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लाइफस्टाइल क्रीप को रोकने के लिए एक और तरीका है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी थोड़ी देर तक अपनी इच्छाओं को टालना। मान लीजिए आपको नई कार चाहिए, लेकिन अभी आपकी पुरानी कार भी काम कर रही है। अगर आप 1 साल इंतजार करते हो और उस दौरान एक्स्ट्रा इनकम को इन्वेस्ट कर देते हो तो आप न सिर्फ पैसे बचाओगे बल्कि फ्यूचर में वो कार लेना भी आसान हो जाएगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से मिलने वाली खुशी कुछ दिनों तक रहती है, लेकिन डिलेड ग्रेटिफिकेशन से मिलने वाला फायदा लाइफ भर साथ रहता है। एक छोटी सी कहानी से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। रमेश और सुरेश दोनों दोस्तों को प्रमोशन मिला। रमेश ने अपनी सैलरी बढ़ते ही नई कार और लग्जरी गैजेट्स खरीद लिए। सुरेश ने एक्स्ट्रा इनकम का बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिया और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा अपने लाइफस्टाइल पर खर्च किया। 10 साल बाद रमेश अभी भी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल्स चुका रहा था, जबकि सुरेश की इन्वेस्टमेंट्स ने उसे इतनी पैसिव इनकम दे दी कि उसे जॉब करने की भी जरूरत नहीं रही। यही फर्क है लाइफस्टाइल क्रीप को रोकने और उसमें फंसने का। लाइफस्टाइल क्रीप को कंट्रोल करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जब भी सैलरी बढ़े तुरंत खर्च बढ़ाने से पहले खुद से पूछो, क्या ये खर्च सच में जरूरी है? क्या यह मेरी नीड्स है या सिर्फ वांट्स? क्या ये पैसा फ्यूचर में मेरे लिए काम कर सकता है अगर मैं इसे इन्वेस्ट कर दूं? ये सवाल खुद से पूछने की हैबिट आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को बहुत स्मार्ट बना देगी। एक और प्रैक्टिकल तरीका है कि सैलरी बढ़ने पर पहले अपनी सेविंग्स का परसेंटेज बढ़ाओ। जैसे अगर पहले आप 20% सेव करते थे तो सैलरी बढ़ने पर उसे 25 से 30% कर दो। इस तरह आप अपनी फाइनेंशियल आर्मी को मजबूत करते रहोगे और लाइफस्टाइल पर खर्च करने की टेम्पटेशन भी कम होगी। लाइफस्टाइल क्रीप से बचना मुश्किल जरूर है, क्योंकि सोसाइटी हमें दिखाती है कि सक्सेसफुल वही है जो एक्सपेंसिव कार चलाता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है और लाविश वेकेशंस पर जाता है। लेकिन असली सक्सेस वह है जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, जो बिना टेंशन के जी सकता है और जिसे अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करनी पड़ती।
अरोड़ा कहते हैं कि पैसा आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए है, लेकिन अगर आप हर बार एक्स्ट्रा इनकम को खर्च कर दोगे तो पैसा कभी आपके लिए काम नहीं करेगा। असली स्मार्टनेस यह है कि आप अपने लाइफस्टाइल को धीरे धीरे इंप्रूव करो, लेकिन अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को तेजी से बढ़ाओ। सोचिए, अगर आप अगले 20 साल तक हर सैलरी इंक्रीमेंट का बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हो तो आप न सिर्फ अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना सकते हो बल्कि अपने परिवार को भी एक स्टेबल और खुशहाल फ्यूचर दे सकते हो। इसके विपरीत अगर आप हर इंक्रीमेंट को लाइफस्टाइल क्रीप में खर्च कर दोगे तो इनकम बढ़ने के बावजूद भी आप हमेशा पैसों की कमी महसूस करते रहोगे। आखिरकार लाइफस्टाइल क्रीप एक साइलेंट किलर है जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ से रोकता है। इसे रोकने के लिए आपको अपनी सोच और हैबिट्स बदलनी होंगी। जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि सैलरी बढ़ने पर सेविंग्स भी प्रोपोर्शनली बढ़ेगी, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हो। और यही मैसेज मनोज अरोड़ा हमें अपनी किताब में देना चाहते हैं। सैलरी बढ़ना ही काफी नहीं है, उसे सही डायरेक्शन में यूज करना असली गेम चेंजर है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसमें कुछ रियल लाइफ कैलकुलेशंस और चार्ट्स भी जोड़ दूं, ताकि आपको दिखा सकूं कि सैलरी बढ़ने पर अगर लाइफस्टाइल क्रीप को रोका जाए तो कितनी बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि ये पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं है। आज सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कल अचानक कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को हिला दे। कभी जॉब लॉस हो सकता है, कभी हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है, कभी कोई बड़ा एक्सीडेंट या फैमिली क्राइसिस सामने आ सकता है। ऐसे समय में ज्यादातर लोग पैनिक कर जाते हैं और सबसे पहला सवाल यही उठता है, अब खर्च कहां से होगा। मनोज अरोड़ा अपनी किताब में कहते हैं कि इस तरह की अनिश्चित परिस्थितियों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है इमरजेंसी बफर बनाना, यानी ऐसा फंड जो आपके 6 से 12 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर सके। सोचिए, अगर अचानक आपकी जॉब चली जाए और आपके पास अगले 6 महीने तक कोई इनकम सोर्स ना हो, तो आप अपने घर का रेंट, बच्चों की स्कूल फीस, ग्रोसरीज और मेडिकल खर्च कैसे उठाओगे। अगर आपके पास इमरजेंसी बफर नहीं है तो आपको लोन लेना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर अपनी मेहनत की इन्वेस्टमेंट्स तोड़नी पड़ेंगी, और ऐसा करने से आपका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से इमरजेंसी बफर तैयार है तो आप बिना किसी डर या टेंशन के उस क्राइसिस को संभाल लोगे। इमरजेंसी बफर एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। ये ऐसा कुशन है जो आपको गिरने से बचाता है। मान लीजिए आपकी मंथली एक्सपेंसेस 40,000 रुपए है, तो अरोड़ा कहते हैं कि आपके पास कम से कम 2,40,000 रुपए 6 महीने के खर्च से लेकर 4,80,000 रुपए 12 महीने के खर्च तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यह फंड आपके लिए शील्ड की तरह काम करेगा। अब सवाल यह है कि यह पैसा कहां और कैसे रखना चाहिए। इमरजेंसी बफर का मकसद ये नहीं है कि आप इस पैसे को स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दें ताकि ये तेजी से बढ़े। इसका मकसद है कि ये पैसा हमेशा लिक्विड रहे, यानी जब भी जरूरत हो आप तुरंत इसे निकाल सके। इसलिए सबसे सही जगह है सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। इन जगहों पर आपका पैसा सेफ भी रहेगा और जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल भी जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि इमरजेंसी कभी नहीं आएगी, लेकिन जिंदगी का एक्सपीरियंस यही बताता है कि इमरजेंसी हमेशा बिना नॉक की आती है। किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, किसी को जॉब से निकाल दिया गया, किसी की मेडिकल सर्जरी करनी पड़ी। ऐसी स्थितियों में अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आप इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से टूट सकते हो। इमरजेंसी बफर आपको कम से कम फाइनेंशियल स्ट्रेस से तो बचा ही लेता है। इस कॉन्सेप्ट को एक कहानी के जरिए और क्लियर करते हैं। रवि एक एटी कंपनी में काम करता था और उसकी सैलरी ठीक ठाक थी। उसने अपनी सारी सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स में डाल दी क्योंकि उसे लगा कि इमरजेंसी कभी नहीं आएगी। अचानक उसकी कंपनी ने डाउनसाइजिंग की और उसकी जॉब चली गई। अब उसके पास मंथली एक्सपेंसेस उठाने के लिए कोई इनकम नहीं थी। मजबूरी में उसने अपने म्यूचुअल फंड्स को लॉस में बेचा और क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करना पड़ा। इससे उसकी फाइनेंशियल स्थिति और बिगड़ गई। वही उसका दोस्त अंकित, जिसने अरोड़ा की सलाह मानकर 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना रखा था, उसने कामली उस क्राइसिस को हैंडल किया। जॉब ढूंढने के दौरान उसने अपने बफर से खर्च निकाला और उसे किसी लोन या क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड नहीं करना पड़ा। यही फर्क है इमरजेंसी बफर के होने और न होने का। अरोड़ा कहते हैं कि इमरजेंसी बफर सिर्फ जॉब लॉस के लिए नहीं बल्कि हर तरह की अनफोर्सीन सिचुएशन के लिए जरूरी है, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज। मान लीजिए आपको अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और बिल लाखों में आ गया। इंश्योरेंस भी है, लेकिन इंश्योरेंस हर खर्च कवर नहीं करता। उस गैप को आपका इमरजेंसी फंड ही भर सकता है। अब सवाल यह आता है कि इतना बड़ा फंड कैसे बनाया जाए। हर किसी के लिए एक बार में 6 से 12 महीने का खर्च निकालना आसान नहीं होता। इसलिए इसका सबसे सिंपल तरीका है धीरे धीरे इसे बिल्ड करना। मान लीजिए आपकी मंथली एक्सपेंसेस 30,000 है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 3 लाख रुपए का बफर बने। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए अलग रखते हो तो 2.5 साल में आपका पूरा इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा। इस दौरान आप इसे अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाओ और अननेसेसरी वॉन्ट्स पर खर्च करने की बजाय इस फंड को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दो। इमरजेंसी बफर का एक और फायदा है पीस ऑफ माइंड। जब आपको पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 6 से 12 महीने तक आपके पास अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए पैसा है, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। यह कॉन्फिडेंस आपको जॉब में बेटर परफॉर्मेंस करने, बेहतर डिसीजंस लेने और रिस्क लेने की हिम्मत देता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि जिन लोगों के पास इमरजेंसी बफर होता है वे अक्सर जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं, क्योंकि उन्हें क्राइसिस आने पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना नहीं पड़ता। उनकी कंपाउंडिंग अनइंटरप्टेड चलती रहती है और उनका वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं होता। इमरजेंसी बफर बनाते समय एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यह पैसा सेक्रेड है, यानी इसे सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज करना है। वीकेंड पार्टी, गैजेट्स खरीदने या वेकेशंस के लिए इसका इस्तेमाल करना गलत है। यह फंड आपकी शील्ड है, जिसे तोड़ने का मतलब है खुद को बिना प्रोटेक्शन के छोड़ देना। अब सोचिए,
अगर आपके पास 12 महीने का बफर तैयार है तो आप कितने रिलैक्स्ड हो जाओगे। आप जॉब में अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर नौकरी छूट भी गई तो आप आराम से नई तलाश सकते हो। आप हेल्थ को लेकर डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि इमरजेंसी में पैसा रेडी है। यही असली फ्रीडम है, मन की शांति और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अरोड़ा का कहना है कि इमरजेंसी बफर हर किसी के फाइनेंशियल प्लान का पहला स्टेप होना चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि पहले इन्वेस्ट करेंगे और बाद में इमरजेंसी फंड बनाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना बफर के इन्वेस्टमेंट्स हमेशा रिस्क में रहती है। इसलिए सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट शुरू करो। अगर आप अभी सोच रहे हो कि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो घबराओ मत, आज से शुरुआत करो। चाहे 2,000 रुपए हर महीने बचाओ, चाहे 5,000 रुपए, बस इसे अलग अकाउंट में रखो और इसे किसी भी कीमत पर खर्च मत करो। धीरे धीरे ये फंड इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके फ्यूचर की हर क्राइसिस को संभाल सके। आखिरकार जिंदगी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके लिए तैयार रहना हमारे हाथ में है। इमरजेंसी बफर वही तैयारी है जो आपको हर मुश्किल घड़ी में संभाल कर रखेगी। ये सिर्फ एक फंड नहीं, बल्कि एक भरोसा है कि चाहे हालात कैसे भी हो, आप और आपका परिवार सुरक्षित है। और यही भरोसा फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे मजबूत आधार है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसमें एक कैलकुलेशन टेबल बनाकर दिखाऊं कि अगर कोई व्यक्ति हर महीने कुछ पैसे बचाना शुरू करे तो कितने समय में अपना इमरजेंसी बफर तैयार